आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के विषय में कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस का बेसिक मतलब एक ये होता है कि व्हेन द टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड अप्रॉक्सीमेटली equally in amplitude they travels in any media, then due to principle of superposition intensity at some point increases and at the some point decreases and such phenomena is called interference। इसको समझने का दूसरा एक तरीका ये भी है, कहते हैं कि redistribution of light intensity due to superposition of wave इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। हिंदी में इसको व्यतिकरण बोलते हैं और कहते हैं कि जब कोई दो तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो और आयाम उनका लगभग बराबर हो वो मीडियम में माध्यम में मूव करती हैं तो किसी बिंदु पर उनकी इंटेंसिटी जो है, उनकी तीव्रता जो है वो मैक्सिमम होती है और किसी बिंदु पर उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमा होती है। ये जो फिनोमेना होता है इसी को हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर ये थोड़ी डेफिनेशन लंबी लग रही हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसको हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। ये तो हुई बात कि इसको हमको कैसे डिफाइन करना है। अब ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए किस तरीके से हम इसमें इंटरफेरेंस में ये कैसे पता करेंगे कि जो स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेज है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आज स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेज के लिए। ज़रा देखते हैं, अगर हमको यहाँ से स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेज निकालना है तो कैसे करेंगे। तो अगर हमको यहाँ से स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेज निकालना है तो क्या हमें करना होगा। ये जो डायग्राम जो यहाँ पे हम ड्रा करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है क्योंकि इसकी हेल्प से ज़्यादातर पार्ट हम जो है इंटरफेरेंस के अंदर ज़्यादातर डेरिवेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम कोई एक यहाँ पे स्लिट कंसीडर करते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे कोई एक स्क्रीन कंसीडर करते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम इसमें ऐसा कंसीडर कर लें कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट सोर्स ले लें जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यस है। यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट S1 पर आ रही है और यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट S2 पर आ रही है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर S1 ले लिया है और इसको यहाँ पर हमने S2 ले लिया है। ये जो हमारा सोर्स यस है इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट P हम कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पे और यहाँ से इस तरीके से लाइट को हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो हम यहाँ पे देख ये पाते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो यहाँ पे अगर इसको हम P यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ज़रा देखते हैं कि लाइट हमारी किस प्रकार से मूव कर रही है और उसका प्रारंभिक नेचर कैसा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है जो भी हमें समझनी होगी। यहाँ से इस तरीके से हम इसके पैरेलल ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। इससे हमको डेरिवेशन को सॉल्व करने में बहुत सहूलियत होगी। अगर हमें मानते हैं कि लाइट हमारी इस प्रकार से मूव कर रही है, मान लीजिए लाइट हमारी ऐसे मूव करती हुई पॉइंट P की तरफ जा रही है, जैसा कि आप यहाँ से एरो से देख पा रहे हैं कि लाइट का जो मूवमेंट है, लाइट जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलती है तो लाइट हमारी यहाँ से मूव करती हुई अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट P पर जा रही है जहाँ पे हमें इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर हम ये मान लें कि ये जो सोर्स यस हमारा है ये कैसा सोर्स है, इसको हम लोग मानते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब जब सवाल ये होता है कि भाई मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है सिंगल वेवलेंथ हो, उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं। अगर इसको हम इस प्रकार से कंसीडर कर लें कि एज्यूम कर लें यहाँ पे
कि दो कोहेरेंट सोर्स के जो बीच की दूरी है ये यहाँ से यहाँ, अगर ये 2D है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम और भी कंसीडर करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से और स्क्रीन की दूरी अगर हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल D हमारी है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कि है कि अगर ये 2D होगा तो इतना पार्ट इसका जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये स्मॉल d होगा और ये पार्ट भी यहाँ पे स्मॉल d होगा। अगर यहाँ पे कोई दो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये पॉइंट हमारा M1 है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो M2 है, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे पॉइंट O है, और अगर हम पॉइंट P से लेकर के O की जो दूरी है अगर इसको हम Y कंसीडर करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि पॉइंट P से लेकर के और M2 की जो यहाँ पे दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी यहाँ से y प्लस d, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी प्रकार से चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो दिख रही है ये d है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है ये y है, तो अगर यहाँ से P से M1 की हम पूछें कि भाई P से M1 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा y में से d सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस d। अब इसमें समझना क्या है, इस डायग्राम को देख करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है। यहाँ दो पाथ हमारे दिख रहे हैं, एक जो पाथ हमें साफ साफ दिख रहा है वो दिख रहा है S1P बीम का, और जो दूसरा पाथ दिख रहा है वो दिख रहा है S2P बीम का। महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि जो S2P बीम वाला पाथ है ये S1P पाथ की कंपेयर में थोड़ा सा लेंदी पाथ है, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। कहाँ से, इस पॉइंट से अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ, मीन्स S1 पॉइंट से यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है जो हम ड्रॉप करते हैं तो 90 यहाँ पे एंगल बनाएगा। अगर इसको पॉइंट हम A दे दें तो हम अब कह सकते हैं यहाँ पे कि अब इस फिगर के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से जो S1P है वो इक्वल टू होगा किसके, AP के बराबर। और इस बात से आप भी एग्री करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट यहाँ से S1P आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये पार्ट AP के बराबर हो गया है। महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है डायग्राम को समझना। अब ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं और दोनों को थोड़ा सा ज़रा हम हाईलाइट करेंगे आपको समझाने के लिए। ज़रा देखिए यहाँ से आप लोग, पहला जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है वो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो साफ साफ दिख रहा है S2M2P, ये एक ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है। एक ट्रायंगल और भी हमको यहाँ से दिख रहा है, अगर उसको हम समझें तो यहाँ से दूसरा ट्रायंगल जो दिख रहा है वो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है। बहुत सारे लोग पूछेंगे दूसरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है S1M1P। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, ये ट्रायंगल लेते हैं S2M2 और P। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ जाएगी क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगी, मीन्स ये हमेशा विकर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस की थ्योरम को अप्लाई करते हैं किस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल S2M2 और P के अंदर, तो लेते हैं हम यहाँ से इन ट्रायंगल S2M2 और P। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, S2 ये है, M2 ये है, P ये है। इसमें ये जो साइड दिख रही है ये आपका कर्ण कहलाती है, तो S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा S2M2 होल स्क्वायर प्लस M2P होल स्क्वायर। तो ज़रा यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा S2P स्क्वायर इक्वल टू, S2P कहाँ है, S2 से लेके P का स्क्वायर इक्वल टू
S2m2 स्क्वायर, तो इसमें फिलअप करेंगे, ये हो जाएगा S2m2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, और कौन सा पार्ट इसमें बच रहा है जो है परपेंडिकुलर है, ये है m2, ये है p, तो m2p स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m2p स्क्वायर। अब जरा आपको समझने वाली चीज़ ये कि ये है कि S2m2 इसकी वैल्यू और m2p इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S2m2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या है, वो कैपिटल D है, और अगर यहाँ से आप देखेंगे तो m2p की जो वैल्यू है कितनी है, वो है y प्लस डी। ये दोनों वैल्यू यहाँ से उठा के प्लेस कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर ए में। तो जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा S2p होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा S2m2 होल स्क्वायर प्लस m2p। इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं ताकि जब वैल्यू रखें तो किसी तरीके कोई कंफ्यूजन ना रहे। S2p का होल स्क्वायर को इसको एज इट इज रख दो, तो ये हो जाएगा S2p स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो S2m2 की वैल्यू कितनी है, S2m2 की वैल्यू है यहाँ से कैपिटल D, तो कैप D का इस्तेमाल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस m2p। देखो m2 पॉइंट ये है, p पॉइंट ये है, y यहाँ से यहाँ तक है, d यहाँ से यहाँ तक है, y में d को ऐड कर दिया तो बन गया y प्लस d। तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस d, ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना जिससे कि हमें कुछ सहूलियत हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब भी कोई प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव या तो हमें ये होता है कि हमको फाइंड आउट करना है, और या तो ऑब्जेक्टिव ये होता है हमको प्रूफ करना है। अगर प्रूविंग होती है तो उसमें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड करना होता है, और अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है तो अपनी इक्वेशन को हम ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या आउटकम लाना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को हम चेंज करते रहते हैं। मीन्स ऐसा कोशिश करते हैं ताकि वो टर्म जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। तो उसी में एक हमारा अगला स्टेप यहाँ पे होगा कि ये जो डी स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, एज अ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2p होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर डी स्क्वायर हम बाहर करेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि पूरे टर्म को उससे डिवाइड करना। तो अगर डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डी का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अगर हम इधर से लेफ्ट साइड से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो राइट साइड में स्क्वायर लग जाएगा। मीन्स अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा S2p इक्वल टू, अब जब d का हम अंडर रूट के अंदर d स्क्वायर को करेंगे तो ये तो सिर्फ d बचेगा, इससे तो आप लोग एग्री करेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, ये हो जाएगा y प्लस डी स्क्वायर अपान, नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ हम दूसरे मार्कर का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ समझ में आए। और इसकी जो अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो मतलब हमको यहाँ से क्या मिला, हमको यहाँ से मिला S2p जो यहाँ दिख रहा है आपको, S2p इक्वल टू डी बाहर आ जाएगा, y प्लस डी होल स्क्वायर अपान डी स्क्वायर 1/2। जरा इसको हम आगे देखते हैं। तो जब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से हम चूँकि निकाल रहे थे तो ये यहाँ से हमारा आया S2p इक्वल टू डी हमने बाहर किया था, यहाँ पे आया था 1 प्लस y प्लस स्मॉल डी होल स्क्वायर अपान, नीचे आया था डी स्क्वायर टू होल पावर 1/2। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय, जब कोई प्रश्न हमको दिया जाए तो सॉल्व करते समय अगर जितना हम आसानी से, जितना आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही हमें सहूलियत रहेगी। अब जरा देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग तो मुझे लगता है कि इस बात पे आपको किसी तरीके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये जो टर्म पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है
ये अपने आप पे कोई एक फार्मूला लिखा है। अगर इसको हम पूरे को यहाँ से मान लें, ये जो दिख रहा है आपको, अगर ये 1 है प्लस, अगर इसको यहाँ से मान लें पूरा x है, तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स टू पावर n। और ये बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर बी है, ये जो समीकरण नंबर बी है, इसको बायनॉमियली हम एक्सपैंड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग को हिंदी में कहते हैं प्रसार करने पर, नाउ एक्सपेंडिंग बायनॉमियली। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि जो ये बायनॉमियली हम एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर बायनॉमियली इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या वहाँ से मिलेगा, तो वहाँ से मिल जाएगा S2P इक्वल टू, डी को डी रहने दीजिए। अब जरा देखिए, जब इसको करेंगे तो 1/2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा y प्लस स्मॉल डी होल स्क्वायर अपान नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, ये 1 है, इसको पूरे को हमने x एज्यूम कर लिया, तो 1 प्लस एक्स बन गया, टू होल पावर n बन गई। इसका एक्सपेंशन मैंने लिख दिया बायनॉमियल थ्योरम से कि 1 प्लस एक्स टू पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2। लेकिन चूंकि हमें जो हायर डिग्री है उससे हमें मतलब नहीं है, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने लिखा है कि नाउ एक्सपेंडिंग बायनॉमियली, बायनॉमियल को बोलते हैं हिंदी में द्विपद प्रमेय। तो बायनॉमियली अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स रख दिया। अभी जो d आपको बाहर दिख रहा है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आसान हो जाएगा। d यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा S2P इक्वल टू, जब पहले टर्म में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d प्लस, यहाँ पे हो जाएगा d/2, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डी होल स्क्वायर अपान, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इस d से d कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से आएगा आपका S2P इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ से आप, ये हो जाएगा d प्लस, बचेगा y प्लस डी होल स्क्वायर अपान, यहाँ पे आ जाएगा 2d। ये जो इक्वेशन है इसको हमने मान लिया सपोज्ड इक्वेशन नंबर सी। ये बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन हमारी है। आगे जब हम करेंगे S1P के लिए तो उसको हम पूरा इतना ड्राइव करने की हमें आवश्यकता नहीं है, उसको हम लिखेंगे सिमिलरली। दोबारा हम फिर आते हैं पेज नंबर 1 पे, ताकि हम आपको फिगर वो दिखा पाएँ और डायग्राम दिखा पाएँ। जरा देखिए, जो हम डायग्राम पीछे हमने ड्रा किया था वो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर इससे हम आपसे पूछें, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जैसे अभी तो हमने क्या किया, हमने S2P पार्ट निकाल लिया, किस ट्रायंगल की मदद से, S2M2P की मदद से। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं S1M1P। तो ऐसे इसमें S1P निकालेंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जैसे कि अभी जब हम M2P निकाल ले रहे थे तो y प्लस डी आ रहा था, ऐसे अगर यहाँ पे M1P लेंगे तो कितना आएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा y माइनस डी, पूरा एज इट इज़ रहेगा, खाली जहाँ y प्लस डी है वो रिप्लेस हो जाएगा y माइनस डी से। तो आगे हम लिखेंगे सिमिलरली, मीन्स इसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसा कि इसको हमने किया है, तो लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर इसी तरीके से सिमिलरली आप इसको करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले आपने लिया है S2M2P, आप कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे S1M1P। इसी प्रकार से देखिए जरा इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम करने वाले एक ये हैं कि इसमें निकालेंगे S1P इक्वल टू, हमने कहा बाकी सब कुछ एज इट इज़ आएगा,
तो डी डी रहेगा प्लस, आप अगर चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन चूंकि वो करने से नेसेसरली बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा मैंने अवॉइड किया है। यहाँ पे जहाँ पे ये y प्लस डी यहाँ दिख रहा है, उसकी जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, y माइनस डी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा y माइनस डी होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 2d। इसको सपोज दैट हमने दे दिया इक्वेशन नंबर डी। अब होता क्या है कि चूंकि दो रास्ते हमने निकाले थे और दोनों में हमने बताया था कि एक इसमें पाथ ज़्यादा लेंदी है, आप उसको देख भी सकते हैं। जैसे कि दो रास्ते हमने निकाले, एक में निकाला S1P, एक में निकाला S2P। अगर आप फिगर में डायग्राम में देखेंगे तो ये जो S1P वाला पाथ ये दिख रहा है, ये S2P पाथ से छोटा है। तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे, और पाथ डिफरेंस को हम इंडिकेट करते हैं किससे, पाथ डिफरेंस जब भी कहीं निकालते हैं तो उसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो पाथ डिफरेंस S2P में S1P घटा देंगे। सो पाथ डिफरेंस, याद रखिएगा आप लोग कि पाथ डिफरेंस को हम लोग हमेशा डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, पाथ डिफरेंस मतलब होता है पाथ में अंतर, और पाथ में अंतर का मतलब होता है वो पाथ जो लंबा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चूंकि S2P पाथ लेंदी है तो S2P में S1P मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। अब जरा S2P S1P की वैल्यू रखेंगे। S2P की वैल्यू कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर सी में है। S1P की वैल्यू कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर डी में है। दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, S1P की, फिर किसकी रखेंगे, S2P की पहले, फिर S1P की। तो पहले S2P की वैल्यू कितनी है जा देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा D प्लस ये हो जाएगा y प्लस डी होल स्क्वायर अपान, यहाँ पे हो जाएगा 2d माइनस, अब किसकी वैल्यू हम रखेंगे, अब हम रखेंगे S1P की। ये कितनी वैल्यू है, तो इसको हम अगर रखेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी यहाँ से d प्लस y माइनस डी होल स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा यहाँ से 2d। अब आपको मालूम होगा कि अगर माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। 1/2d इसमें भी है, 1/2d इसमें भी है, तो 1/2d हम कॉमन ले सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना यहाँ से आ जाएगा, 1/2d मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा y प्लस डी होल स्क्वायर, कहाँ से बचेगा, ये यहाँ से बचेगा, किससे, पहले वाले टर्म से, माइनस दूसरे वाले टर्म से क्या बचेगा, y माइनस डी होल स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक ये है कि अब तो समझिए आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लिया। अगर इसको हम मान लें a, इसको मान लें b, तो आप ये कहेंगे कि ये बन गया फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ऐसे इसको हम मान लें a, इसको मान लें b, दोनों के बीच में माइनस, तो बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, यहाँ डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2d, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 2id। अब जरा देखो, माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा डी स्क्वायर, और माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2y डी। अब जरा ध्यान से देखने वाला यहाँ पे है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो रहे हैं। देखो, इस प्लस के वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा माइनस का, प्लस के डी स्क्वायर से ये माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
इस 2id के साथ अगर इस 2id को देखेंगे तो 2id मिला के यहाँ से बन जाएगा 4yd अपान 2d। तो जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया कि किस प्रकार से इसको हम करेंगे, तो बड़ा महत्वपूर्ण इसमें यह हो जाता है कि हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे। तो देखिए ज़रा, इसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में हम करेंगे कि चूँकि हमें निकालना था पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे आया 1 अपान बचा था कितना 2d, और यहाँ पे कितना बचा था 4y स्मॉल d। तो 2 2 जा यहाँ पे हो गया 4, तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2y स्मॉल d अपान कैपिटल D। इसको दे दिया सपोज दैट इक्वेशन नंबर E। होता क्या है, ये जो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, इसमें फ्रिंजेज होती हैं, और फ्रिंजें कुछ इस तरीके से होती हैं, अगर बताया जाए कि एक हम ड्रा करके हम बता रहे हैं पैटर्न आपको, और इसी तरीके की फ्रिंजेज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर इसको हम मान लिए सपोज दैट मान लें यहाँ पे कि ये एक पॉइंट सोर्स है, तो इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से ब्राइट और डार्क के हमको पैचेज मिलेंगे। कुछ इसमें ब्राइट होंगी, इसी तरीके से कुछ इसमें पैचेज जो होंगे वो डार्क होंगे। अगर एक्सपेरिमेंटली इसको हम देखेंगे, एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये एक हमने आपको समझने के लिए यहाँ बता दिया। तो अगर इसी तरीके से हम मान लें कि इसमें अगर एक फ्रिंज है तो यहाँ पे y1 होगा, अगर 2 हैं तो y2 होगा, y3, अगर n फ्रिंजेज हैं तो क्या होगा। तो फॉर n फ्रिंज के लिए क्या होगा, फॉर n फ्रिंज के लिए यहाँ पे जो ये पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा एल लेमडा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर डेल्टा इक्वल टू यहाँ से एल लेमडा हो जाएगा तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, अगर एल लेमडा रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एल लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 2y। अब सबसे महत्वपूर्ण यही वाला स्टेप यहाँ पर है जो अब हम बता रहे हैं आपको। जैसा कि बताया कि अगर मान लीजिए ये y1 है, अगर n फ्रिंज के लिए होगा तो y1 ना होकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा yn हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा yn, और फिर क्या है स्मॉल d अपान क्या है यहाँ पे कैपिटल D। यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और यहाँ से हम जो कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से yn की, ये वैल्यू निकालेंगे। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2yn स्मॉल d इक्वल टू ये आ जाएगा dn लेमडा। अब ज़रा यहाँ से देखना है कि आगे हम क्या करेंगे, yn हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ से yn कैलकुलेट करेंगे तो yn इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट होकर हमारा क्या आएगा, yn इम्प्लाइज दैट आ जाएगा dn लेमडा अपान 2d। ये यहाँ पे हो जाएगा dn लेमडा अपान 2d। अब अगर yn प्लस 1 हम निकालते हैं, मीन्स इससे एक आगे, तो यहाँ पे yn प्लस 1 का मीनिंग क्या है, क्यों yn प्लस 1 हमें निकालना पड़ रहा है। तो जैसे ऐसे मान लिया जाए कि अगर इसको हम मान लें कि ये हमारा सेंटर है, और अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारी फ्रिंज है ये yn है, तो इससे एक आगे और इससे एक आगे की जब हम बात करेंगे ना, तो इसका मतलब मान लीजिए वो ये है, और अगर वो ये है तो इसका मतलब एक ये है कि दोनों के बीच की जो चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक, इसके और इसके बीच की, उसी को तो हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, उसी को तो हम बीटा बोलते हैं। कई लोग इसी को बीटा बोलते हैं, कई लोग इसी को फ्रिंज विड्थ को W से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये जो फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो अगर ये yn होगा तो ये उससे एक आगे है, तो ये कितना होगा yn प्लस 1 होगा। और अगर हमें चौड़ाई निकालनी है इनके दोनों के बीच की, मतलब फ्रिंज विड्थ हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, yn प्लस 1 में हमें yn को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, yn प्लस 1 जरा निकालते हैं, क्या होगा, मीन्स उससे एक आगे। तो क्या हुआ यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्टर एक ये है
कि n को हमने रिप्लेस कर दिया n+1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जाहिर सी बात है n की जगह कितना होगा, n+1 हो जाएगा, तो d रहेगा, n की जगह कितना हो जाएगा, n+1 लेमडा अपान यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2d। अब अगर ये हमने कर लिया तो आगे हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये करना है यहाँ से कि yn+1 में yn अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। सो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है फ्रिंज की चौड़ाई। इसका मतलब हमारी फ्रिंज की कितनी चौड़ाई है, तो अगर यहाँ से हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे जिसको हम बीटा बोलते हैं, तो बीटा इक्वल टू yn+1 में किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, yn को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो -yn कर दिया। अब दोनों की वैल्यूज़ रख दीजिए, तो yn+1 की वैल्यू कितनी है, ये है d n+1 लेमडा अपान 2d, और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं आप, dn लेमडा अपान 2d को, तो उसको भी रख दीजिए साथ में। तो वहाँ से आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा dn लेमडा अपान 2d। इस d को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी, फिर लेमडा को भी करो, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा yn+1 माइनस yn इक्वल टू, पहला टर्म क्या आएगा, देखो ध्यान से, d मल्टीप्लाई होगा n के साथ, फिर लेमडा भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा क्या यहाँ से dn लेमडा अपान 2d, तो आ जाएगा dn लेमडा अपान 2d। फिर देखो d मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आएगा d, और लेमडा इधर से मल्टीप्लाई होगा तो बचे कितना, d लेमडा अपान 2d, तो प्लस का हो जाएगा d लेमडा अपान 2d, और माइनस वाला माइनस आई है तो इसको एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा dn लेमडा अपान 2d। इसमें देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कुछ तो ऐसा है जिसको हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आई, बीटा इक्वल टू yn+1 माइनस yn इक्वल टू लेमडा d अपान 2d। अब ये भी हो सकता है कि आप ऐसा भी कहें कि एक बुक में हमने ऐसा पढ़ा कि उसमें आता है स्मॉल d आता है, हो सकता है अगर आप d/2 लेंगे, मतलब अगर आप जो कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी हमने जो 2d लिया है, अगर आप उसको d लेंगे तो जो आप कह रहे हैं वही सच हो सकता है। लेकिन वैसे जनरली ये इसलिए हम इस तरीके से लेते हैं ताकि हमें सहूलियत रहे। तो ये एक्चुअल हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हर एक क्वेश्चन में यही हमारी फ्रिंज विड्थ आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।